हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम अध्याय 23 में आ गए हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है। आपको इसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले चैप्टर छूट गए हैं तो वे प्लेलिस्ट में जा कर के बाकी बचे चैप्टर्स को अध्ययन करें। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक हैं सर्वोच्च न्यायालय। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने की मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर है 30। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इनमें से सभी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और जनपद एवं सत्र न्यायालय में। 16 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। 17 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष का। 10 वर्ष का, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? तो 65 वर्ष की उम्र तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यहाँ भी 65 वर्ष ही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो इनमें से कोई नहीं, जो भी अपर में यहाँ पर बताया गया है तो इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों से हटाया जा सकता है? तो कदाचार और असमर्थता। इसका गाइस स्नैपशॉट लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो ये बता रहा हूँ आपको, और आपके लिए मैंने आपको पहले से ही टिक लगा दिया है ताकि आपको लर्न करने में, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। 28 नंबर है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस A.M. हिदायतुल्लाह। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। किसकी वकालत कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करता है। भारत में न्यायपालिका
है क्या है, तो स्वतंत्र है भारत में न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। 42 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। 43 नंबर है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 44 नंबर है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कैसी होती है, तो भारत और यूएसए में है। ये वाली जो व्यवस्था है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वो कहाँ पर है, भारत और यूएसए में है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक है। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता, तो दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहाँ पर, उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता, तो निषेधाज्ञा को जारी नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है, तो अधिकार परीक्षा रिट। ठीक है गाइस, आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो रोक कर देखेगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ। 56 नंबर है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो कहाँ से आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो केशवानंद भारती ने। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, तो केशवानंद भारतीवाद ने। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो रोक कर देखेगा। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीवी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकारों का संरक्षण। गाइस, स्नैपशॉट लीजिएगा। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनके सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया, तो इंदु मल्होत्रा। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस। 74 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, 10 वर्ष। अभी बताया मैंने आपको।
गाइस अब हम आ गए हैं 76 नंबर पर। भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। 78 नंबर है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। 79 नंबर है, भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। 80 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है? तो संचित निधि के आहरित होता है। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आए और आप इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके गाइस, तो सबसे ज़रूरी बात आपसे ये कहना चाहेंगे गाइस, और वो हर वीडियो में कहता हूँ कि आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। जो भी पढ़ें उसका एक बार दो बार कम से कम रिवीजन करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।